मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। आज रविवार की इस क्लास में मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब हम लोगों का आज जो प्रश्नों का सिलेक्शन है आज की श्रृंखला में, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हमेशा की तरह ये सेशन आपकी जो परीक्षा है पीजीटी और टीजीटी की, जो टारगेट है आपका 2025, उसके लिए है। और उसके पहले कि मैं क्लास की शुरुआत करूं, और भगवान बुद्ध का ये उपदेश, अप दीपो भव, अपना प्रकाश आपको खुद बनना होगा, अपने रास्ते आपको खुद तैयार करने होंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हमेशा की तरह प्रश्न हमेशा बहुत अच्छे हैं, बस केवल आपको परीक्षा भवन में अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करना है। और ये लॉस्ट वैक्स तकनीक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? चित्रकारी में, या फिर आभूषण में, मूर्ति कला में, या फिर मृदभांड में। तो आज अगर हम लोगों ने जितने भी प्रश्न हासिल आज कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं, इसमें अगर आप 80% प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आप मानकर चलिएगा पढ़ाई ठीक जा रही है। 80% से कम अगर गलत मतलब सही हो रहे हैं तो आप मानकर चलिएगा डेंजरस जोन में है और रिवीजन की कमी है। तो मुझे उम्मीद है जवाब दे दीजिए आप सभी लोग, और इसमें बिल्कुल ठीक जवाब दिया होगा। और ये है मूर्ति कला, बेसिकली धातु मूर्ति कला, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना, धातु मूर्ति कला। और जो वो मोहनजोदड़ो से वो जो डांसिंग गर्ल या कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है एचआर एरिया से, ध्यान दीजिएगा, वो इसी लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है द्रवी मोम विधि से बनी है, या फिर इसी को कहा गया है मधुचिष्ट विधि से बनी है। ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज आप इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है सभी गंभीर छात्र और छात्राएं क्लास में आ गए हैं और पहले प्रश्न का उत्तर बहुत आराम से आपने सही दिया होगा। तो फिलहाल अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, वो क्या क्या संबंधित है, और फिर पूछेगा कौन सा सही सुमेलित है। पहले जब इस तरह के प्रश्न सामने आ जाएं तो पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद ये पढ़ लीजिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है। सही सुमेलित है या फिर गलत सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है ऐसा, तो सही सुमेलित नहीं है तो गलत वाला पूछ रहा है, और अगर सही सुमेलित है तो सही वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही वाला पूछ रहा है, तो हम लोग निशान लगाएंगे पहले। तोलकाप्यम व्याकरण और छंदशास्त्र, हाँ ठीक है, ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, तोलकाप्यम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, और इसकी रचना की थी तोलकाप्पियर ऋषि ने। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार आया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। व्याकरण का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। और संस्कृत व्याकरण की जो प्राचीनतम रचना है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। शीलपद्धिकारम क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि ये रामायण का तमिल संस्करण है। तो ये वाला तो विकल्प आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रामायण का जो तमिल संस्करण है वो कहलाता है ई रामावतारम। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है, मेरे हिसाब से आपके लिए जरूरी है। और मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न हैंडल करने में गलतियां ना हो। मणिमेखलई, हाँ बिल्कुल ठीक है, तमिल महाकाव्य है, ये ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है। तो यहां पे देख लीजिए कौन सा सही है। ये कह रहा है पहला और तीसरा सही है। तो संगम कालीन जो 5 महाकाव्य हैं, आपको उनका नाम पता ही होगा। 2 महाकाव्य यहां पर लिखे हुए हैं, शीलपट्टिकारम, मणिमेखलाई। तीसरा कौन सा है? जीवक चिंतामणि। चौथा कौन सा है? वलयपति। पांचवा कौन सा है? कुंडल केशी, है ना। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक ढंग से आप लोग हैंडल कर रहे होंगे प्रश्नों को, जल्दबाजी मत करिएगा।
आप सभी को बार बार ये कह रहा हूं कि आप अब पेशोपस में मत रहिए और आपको लगभग 2.5 महीने अच्छे से मेहनत करनी है और आपको एक मार्गदर्शक का, सही मार्गदर्शक का चुनाव कर लेना चाहिए। अभी भी भटकाव की स्थिति में ऐसा ना हो कि कुछ ज्ञान कहीं और से ले रहे हैं, कुछ ज्ञान कहीं और से ले रहे हैं और कुछ ज्ञान कहीं और से ले रहे हैं, तो कुल मिला के सब खिचड़ी बन जाएगी। ये बहुत टू द पॉइंट और एकदम सिंगल माइंड अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस प्रश्न को देख लीजिए, राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया सर? ये बताइए। विलियम जोन्स है, जॉन मार्शल है, ऑरेल स्टाइन है या फिर रॉबर्ट है? कौन है इसमें? अच्छा चलिए, राज तरंगिणी का जो फारसी अनुवाद है वो किसने किया? राज तरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने किया, किस नाम से किया? अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, नहीं बता रहा हूं, आप रिप्लाई करिए। और राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले हैं यहां पर ऑरेल स्टाइन। तो अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स से जुड़े हुए हैं तो आपको यह पता होगा कि विलियम जोन्स ने किस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलियम जोन्स ने किन पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया? कल के लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया है, आज जवाब नहीं दे रहा हूं। आगे देखिएगा, तो ऑरेल स्टाइन ने राज तरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उनमें उनकी मदद करने वाले कौन थे? पंडित गोविंद कौल साहब थे। मुझे उम्मीद है आप ठीक जा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, वो कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों को ध्यान दीजिए। अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ बाल, अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर आदि का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से? अब मुझे लगता है इसका भी जवाब आपको सही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ नाम आपके लिए नए हों, लेकिन कम से कम 2 नाम तो आपके लिए बहुत फैमिलियर हैं। एक हमारी महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्ता है और एक है प्रीति लता वाडेकर। और इनका नाम सुनते ही आपको कुछ याद आना चाहिए, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कुछ बातें याद आनी चाहिए। और चटगांव शस्त्रागार का जो संबंध है वो किस क्रांतिकारी संगठन से है? तो वो है IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, है ना? ध्यान रखिएगा, IRA। और फिर ये भी आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिर किन्होंने इसका नाम बदलकर HSRA कर दिया? HRA की स्थापना किस सन में हुई? HSRA की स्थापना यानी उसका रूपांतरण किस सन में हुआ? आज मेरे प्रश्न ज्यादातर आपसे ही हैं। मेरे प्रश्न आज मैं आपसे पूछूंगा। आज आपको थोड़ा अपने आप जवाब देना है। आज आप मुझसे जवाब की उम्मीद थोड़ी कम करिए। और ये देखिए, आपकी अमृत कलश श्रृंखला हमेशा टॉपिक वाइज 3000 प्लस लगभग 3400 प्रश्नों का संकलन है। आप टॉपिक वाइज इसको रिवाइज कर सकते हैं, अंतिम चरण में जिन्हें चाहिए वो मंगा सकते हैं। बाकी अगर आप अभी भी संशय की स्थिति में है तो बिल्कुल आपको अभी विचार करना चाहिए, आराम से विचार करके मंगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अमृत कलश से करिए या फिर आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे या कुछ पुराने हल प्रश्न पत्र होंगे, आप उनको भी लगा सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल ये है कि आपको परीक्षा अगर देनी है अप्रैल में, तो अप्रैल तक आपको कम से कम 30,000 से 40,000 प्रश्न हैंडल कर लेने चाहिए लगातार। कहीं से भी मिले प्रश्न, बस एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की और आप प्रश्नों का हैंडल कहीं और किसी विषय का किसी और लेवल पे कर रहे हैं। ये अब आपको समझना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक दिल्ली सल्तनत का, उसने कौन कौन सी पहल की, क्या क्या किया? राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया, तो हो सकता है दिमाग वहां पर क्लिक ना करे और आपको लग जाए कि हाँ सही है, लेकिन है गलत ही है। दिल्ली से आगरा राजधानी ले कौन गया? तो आपको पता होना चाहिए कि आगरा का संस्थापक सिकंदर शाह लोदी है और फिर राजधानी आगरा
ले जाने वाला, शिफ्ट करने वाला भी सिकंदर शाह लोधी है, ये बढ़िया से पता है आपको। राजधानी कब कब कहां कहां कितनी बार चेंज हुई है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो टोकन करेंसी का चलन आरंभ किया, हाँ सर ठीक बात है। कह रहे खुरासान अभियान भी किया, हाँ सब ठीक बात है। 2 और 3 सही होना चाहिए, 1 गलत है। अब पूछना क्या है, सही उत्तर चुनना है। तो जब सही उत्तर चुनना है तो 2 और 3 आएगा और तद अनुसार यहाँ पे जवाब भी आ जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ठीक जा रहे हैं आप तो, और गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से हैंडल करिए, बहुत आराम से हैंडल करिएगा चीजों को, गलती ना होने पाए। ठीक है, पढ़ लीजिए। ह्वेनसांग गुप्त काल के समय भारत आया, ध्यान से पढ़िएगा। ह्वेनसांग गुप्त काल के समय भारत आया, और अगर यहीं पे बस इतना ही पढ़ लिया तो पता चल गया कि ये गलत है सर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, यह स्टेटमेंट गलत है। और फाहयान हर्षवर्धन के समय आया, गलत बात है। वो कह रहे कथनों पर विचार करिए, और फिर यहां भी सही पूछ रहा है। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आया था, यहां तक तो बात ठीक है। तो पूरा भी पढ़ लीजिए आगे भी, कि जबकि फाहयान ने जैन धर्म का अध्ययन किया, तो कुल मिला के यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाहयान ने जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया, उसने बौद्ध धर्म की प्रतिलिपियां तैयार की। तो मुझे उम्मीद है ये भी गलत है। तो कुल मिला के कौन सा से सही है? ना तो 1 ना ही 2, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम बता दीजिए अगर आप बताना चाहें तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयू की। फाहयान की पुस्तक भी आप चाहें तो बता दें, और उसका नाम है फूकुओ की। बहुत आराम से बैठिए, परीक्षा ऐसा समझ लीजिए कि परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं। भाई सीयूकी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, आपसे पूछा जा चुका है। फुकुओकी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, आपसे पूछा जा चुका है। अब ये जवाब आप दीजिए। अब आप मेरी क्लास में तभी बैठ पाएंगे जब आप कुछ पढ़ के आएंगे। अदरवाइज अगर आप मुझसे अब आज की क्लास में बहुत सारा कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि सर इसका भी जवाब बता देंगे, इसका भी जवाब बता देंगे, तो आज बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। आज आप रिप्लाई करिए, मैं देखता हूं कि आपने कितना रिवीजन किया है। ठीक है, और बढ़िया बात यह है कि हम लोगों का, मैंने आपको बताया था, क्रैश कोर्स भी चल चुका है ना। 30 मार्च तक की कक्षाएं हैं, इसमें हम लोगों का एक क्रैश कोर्स चल रहा है 90 डेज करके। तो 30 मार्च को कक्षाएं इसमें खत्म हो जाएंगी। फास्ट ट्रैक हम लोग चल रहे हैं, पूरे कोर्स का प्रॉपर रिवीजन करा दे रहे हैं। सारी टेक्निकल बातों को जहां पर आप गलती करते हैं वो हैंडल करवा दे रहे हैं। आप कहां पर गलती कर सकते हैं परीक्षा भवन में ये समझा दे रहे हैं। तो पूरे कोर्स को रिवाइज करने का बढ़िया मौका है आपके पास। आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ना करना चाहें आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अमृत कलश वाली पुस्तिका आप मंगाना चाहें तो ये हमेशा है नए छात्रों के लिए। 3000 प्लस प्रश्नों का टॉपिक वाइज कलेक्शन है, प्रैक्टिस है, आप इसे मंगा सकते हैं। आपकी मर्जी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपका कैरियर है आपका, निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। ठीक है ना। इसको भी नहीं मंगा सकते हैं, बोले नहीं सर नहीं मंगाना है, कोई बात नहीं, मत मंगाइए। हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं तो इसी में जुड़े रहिए। कुछ तो कम से कम आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्रैश कोर्स से जुड़िए, ये आपके पास ऑप्शन है। अमृत कलश श्रृंखला मंगा लीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपके पास एक टेस्ट सीरीज का भी हो सकता है। टेस्ट सीरीज हमारी टॉपिक वाइज चल रही है और कंबाइंड चल रही है। आप चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं, जो आपको बेटरमेंट लगता हो। जहां से भी, सीधा सा मामला है, कैरियर आपका है, जहां से आपको बेहतर लगता हो, जो चीजें बेहतर लगती हो उसको फॉलो अप करिए। बात ठीक है। पलाशी का युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो पता है आपको कौन था। और ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, गलत मत करिएगा। ये 1-2 बार प्रश्न कहीं ना कहीं आया है और गलती हो जाएगी तो परेशानी है।
तो वो आलमगीर द्वितीय है। और ध्यान दीजिएगा, पलाशी का युद्ध 1757 में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय का समय 54 से 59 तक है, 1754 से 1759 तक है। और ये पता है कि पलाशी का युद्ध और फिर उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? किलपैट्रिक था। क्लाइव को मत लगाइएगा, किलपैट्रिक था। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो सिराजुद्दौला और तमाम घटनाएं हैं वो मैंने पढ़ाई हैं, और बहुत सारी घोषणाएं अभी होंगी। तो अकबर की पहली और अंतिम विजय कौन थी? मुगल सम्राट अकबर की बात हो रही है, तो मालवा और असीरगढ़, गुजरात और मेवाड़, मालवा और कश्मीर, गढ़कटंगा और अहमदनगर। मुझे लगता है कि देखते ही याद आ जाना चाहिए, और ये है मालवा और असीरगढ़। असीरगढ़ उसकी अंतिम विजय है। और मालवा, आपको एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि अकबर का समकालीन वो कौन सा शासक था जो कुशल नर्तक और संगीतज्ञ था? तो मालवा का शासक बाज बहादुर है। पता है आपको? बढ़िया पता है। तो पॉलिटिकल चीजें, युद्ध पता होने चाहिए, बिल्डिंग्स पता होनी चाहिए, पुस्तकें पता होनी चाहिए, युद्धों का क्रम पता होना चाहिए, है ना? ये सारी बातें, पुस्तकों का भी क्रम पता होना चाहिए, कौन किसके दरबार में है, क्या लिखा है उसने। तो कंबाइंड है, ये बढ़िया है। और देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुंदरतम अलंकृत इष्टिकाएं कहां से मिली हैं? अब बोले सर ये तो पढ़ा ही नहीं कभी हम लोगों ने, इष्टिकाएं पता नहीं क्या होता है। तो ये इष्टिकाओं का मतलब यहाँ पे ईंट से है सर, ईंट से है, ईंट। अलंकृत ईंटों वाला फर्श कहां से मिला? अब बात थोड़ी और हो गई। वृत्ताकार डिजाइन का फर्श कहां से मिला है? अब और क्लियर हो गई। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स वाला फर्श कहां से मिला? ये बात और क्लियर हो गई। आपसे कहता है, प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण वाले फर्श के साक्ष्य, ईंटों के साक्ष्य, इष्टिकाओं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? और एकदम सीधे हिट होना चाहिए दिमाग में। इट इज इन कालीबंगा। दीनहीन लोगों की नगरी, संभावित तीसरी राजधानी। क्लियर है? बहुत सारी बातें याद आनी चाहिए। अब तो मैं अपना काम कर रहा हूं। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, मैं बता रहा हूं आपको, उद्घोषणा कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल ये है, किसी काम को करने का बेहतर तरीका ये है कि उसको कहे बिना उसको पूरा कर दिया जाए। जिन भी बच्चों ने हमारी संस्था पे, हमारी क्लास पे भरोसा दिखाया है, ये मैं कह रहा हूं, विनम्रता से कह रहा हूं, वो कम से कम 5 लाख लड़कों से कहीं आगे निकलेंगे। ये मैं अभी से कह रहा हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा की टेक्निक है, मामला केवल टेक्निक का है, और पढ़ते तो सब वही किताबें हैं, इतिहास वही है, पढ़ भी सब वही रहे हैं। तो आखिर कोई विफल क्यों हो जाता है, कोई सफल क्यों हो जाता है? तो बस ये है कि हमारा मस्तिष्क वहां पर कहां गलती करेगा परीक्षा भवन में, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ा सब ने बहुत है, पिछले 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं आप, 21 के बाद अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई, तो मतलब पढ़ तो रहे ही हैं सब लोग। तो इसके बाद भी सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होगा। भाई जितनी सीटें हैं, सिलेक्शन तो उतने ही लोगों का होना है, बाकी लोगों का नहीं होना है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा बहुत था, बस केवल वो हैंडल नहीं कर पाए प्रश्नों को। कर्नाटक केसरी है कौन है? वाह भाई, कर्नाटक केसरी कौन है आप बता दीजिए। टंगूटरी प्रकाशम है, अंबिका गिरिराय चौधरी है, लाला लाजपत राय है, या फिर गंगा राव देश पांडे। और अगर आपने यहां पे कर्नाटक केसरी पूछा है, भाई कर्नाटक केसरी, कर्नाटक का सिंह कौन है, और अगर आपने टंगूटरी टी प्रकाशम सर को लगाया है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया है। और ये है गंगाधर राव देश पांडे। और मैं जानता हूं आपकी जो सर्वाधिक बड़ी कमजोरी है छात्रों की, एक है एंशिएंट इंडिया और दूसरा है मॉडर्न इंडिया। ये सबसे टेक्निकल है छात्रों के, मतलब 80% छात्रों के प्रश्न यहीं से गलत होते हैं। एंशिएंट में भी 4 टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक, दक्षिण भारत, चोल। मॉडर्न इंडिया में यूरोपियों का आगमन, उनका सेटलमेंट और क्रांतिकारी आंदोलन, बात की जो व्यवस्था है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन,
लड़के एकदम परेशान रहते हैं, कहाँ कौन सी संस्था एक जैसी संस्था बनी है, कब बनी है, कैसे बनी, इतने कंफ्यूजन्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे कर्नाटक केसरी की बात हुई है, गंगाधर राव देश पांडे हैं। और अगर ये प्रश्न आपने गलत किया है तो मान के चलिए आपने बहुत मतलब गड़बड़ किया। टंगुटरी प्रकाशम या टी प्रकाशम आंध्र केसरी है, और अंबिका गिरिराय चौधरी असम केसरी हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी हैं। बिहार केसरी कौन है भाई? इस तरह के प्रश्न, मेरे जो तरीका है, कहां कंफ्यूजन हो सकता है? जहां कंफ्यूजन हो सकता है वो सारे तथ्य, सारी संकल्पनाएं जोड़कर एक जगह क्लास में ऐसा ही होता है। तो फिलहाल आप आगे बढ़िए और इसको कम से कम नोट कर लीजिएगा। बढ़िया बात है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? मुजीबुर रहमान, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अरुणा आसफ अली? ट्रायल एंड एरर का मेथड लगाइए। अरुणा आसफ अली हो नहीं सकती और मुजीबुर रहमान भी नहीं है, तो अब बात एकदम सही है। आमार सोनार बांग्ला, इट इज रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दो देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है, भारत का और बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम से जाना जाने लगा? और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आप हैंडल कर पाएंगे, गलती नहीं होगी। और 13 का चार्टर अधिनियम है, 33 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 33 का चार्टर अधिनियम है, या फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। और गलत मत करिएगा, यहां पर इस प्रश्न को गलत किया मतलब गुनाह किया आपने, अपराध बोध से ग्रसित हो जाएंगे आप अगर इस प्रश्न को गलत करेंगे। ये पूछते हैं कि वो बताइए बंगाल का गवर्नर किस अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया? तो वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम से हो गया? 1833 के अधिनियम से। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? बहुत प्रश्न आते हैं। स्वाधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीन भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीन भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीन भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न ऐसे ऐसे घुमाता है वो थोड़ा ट्विस्ट कर करके, और इसमें देखिए कि कॉन्सेप्ट में कम से कम 10 प्रश्न बन गए। गलती नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने प्रश्नों को पढ़ा है, अगर आपके दिमाग में उत्तर क्लिक नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पे रिवीजन की कमी है। और नियंत्रण मंडल की स्थापना किस अधिनियम से हुई? और ध्यान रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने होते थे, कैसे उनका चुनाव होता था, सब पता रहना चाहिए पीसीटी के लिए बेसिकली। और इसमें जवाब आना चाहिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ये हमारी प्रार्थना कहां मिलती है? और फिर जितने नए छात्र जुड़ रहे हैं उनके लिए एक केवल संदेश है, बाकी आप अपने विवेक से निर्णय करिएगा। 3000 प्लस टॉपिक वाइज प्रश्नों का अमृत कलश, टॉपिक वाइज प्रश्नों का अमृत कलश है, और आप इसको अपनी तैयारी में रिवीजन के लिए चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके विवेक और स्टडी मटेरियल की प्रामाणिकता पर भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी काउंट्स, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। तो सर्वे संतु
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और ये संकल्पना मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न शायद मैंने अभी 2 दिन पहले डिस्कस भी किया था। और ये बृहदारण्यक उपनिषद, प्रार्थना सतो मां सद्गमय कहाँ है? पहली बार ऋग्वेद में है, बाद में बृहदारण्यक उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद मैंने सब बताया था। अन्न बहुकुर्वी तद्व्रतम, अधिक अन्न उपजाएं। अब इसको तो आप कर ही लेंगे, और वो है तैत्तिरीय उपनिषद। अन्न को ब्रह्म कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। अन्न ही ब्रह्म है तैत्तिरीय उपनिषद। अधिक अन्न उपजाए तैत्तिरीय उपनिषद। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जन्म ले चुकी है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जन्म ले चुकी है। जीवन की जो हमारी स्थायित्व का मूल आधार है, कृषि अस्तित्व में आ चुकी है। ये आकस्मिक नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के कंधे पर हल है। राजा जनक, मिथिला नरेश जनक ने भी हल चलाया। मतलब क्या है? मतलब यह है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जन्म ले चुकी है और वो जीवन का मूल आधार बन चुकी है। ये आकस्मिक नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, काली पराज जनजाति और हाली पद्धति। हाली पद्धति भी पूछा गया। ये क्या था? ये थी बंधुआ मजदूरी। ये थी बंधुआ मजदूरी। ये भी प्रश्न आया है सर, टीजीटी और पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका संबंध किस आंदोलन से है? और ये है बारदौली सत्याग्रह से, है ना। एक बार मैं छोटा सा प्रश्न और डिस्कस कर देता हूं। कभी ये प्रश्न पीजीटी में या टीजीटी में बहुत साल पहले आया था, और ये प्रश्न मेरे पास फॉरवर्ड हुआ। सर कपिल राज, आपके पास पेपर होगा ना, मूल पेपर, उसमें ये कपिल राज लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ है। ये काली पराज है, वो ध्यान दीजिएगा। और गांधी ने इनका नाम बदल के रानी पराज कर दिया, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह भाई वाह, शानदार प्रश्न है। किस या किन शासक या शासकों ने पराजय के अपमान स्वरूप आत्मदाह कर लिया? कौन से ऐसे शासक थे या था जिसने पराजय के अपमान स्वरूप युद्ध भूमि में ही चिता में प्रवेश कर लिया? जयपाल, हरिराज, सोमेश्वर प्रथम और धंग। इसमें फिर देखिएगा ऑप्शन क्या मांग रहा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब आप सही दे पाएंगे, और जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। और अगर इस प्रश्न का जवाब गलत दे रहे हैं मतलब अध्ययन नहीं हुआ है, केवल रट्टा मार, और अगर केवल एक लगाया है तो गलत है। इसमें जयपाल भी सही हैं और हरिराज भी सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। और अगर गलती से आपने चारों लगा दिए हैं तो ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर प्रथम ने तुंग भद्रा में डूब कर जल समाधि ली थी, ध्यान रखिएगा। धंग ने प्रयागराज संगम में डूबकर जल समाधि ली थी। कुछ शासक ऐसे भी हैं जिन्होंने जल समाधि, अभी समाधि लेने वाले भी बहुत सारे शासक हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही हैं। और वो आत्मदाह करने वाले, एक जयपाल और एक हरिराज, ध्यान रखिएगा। कहां पे हैं ढूंढ लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान के वो भाई हैं हरिराज। कांग्रेस के विशेष कराची अधिवेशन में गांधी अरविंद समझौते की पुष्टि कर दी गई, ये बात पता है, 1931। यद्यपि कि कुछ कांग्रेसी नेता इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे और उन्होंने लिखा कि इसी भांति संसार समाप्त होता है, कोई धमाका नहीं होता, जो होना होता है चुपचाप हो जाता है। आगे एक शब्द और है, वो यहां लिखा नहीं गया है, रिरियाहट के साथ संसार का अंत होता है, कोई धमाका नहीं होता, रिरियाहट के साथ। तो अब देखिएगा, और अब ये बात आपने एकदम सही समझ ली, और वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया करना चाहिए। इस समय तो बढ़िया करना ही चाहिए, और अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो खुश मत होइए, इस समय बढ़िया करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, और यह समय आपकी तैयारी का नहीं है, रिवीजन का है। आपकी तैयारी को परखने का है, पढ़ने का नहीं है समय।
एडवर्ड टेरी ने किस मध्यकालीन शासक के लिए लिखा कि उसमें क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत विरोधाभासी मिश्रण है? क्रूरता और विनम्रता का अद्भुत विरोधाभास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मोहम्मद बिन तुगलक साहब हैं, इब्राहिम लोदी साहब हैं, शेर शाह सूरी है या फिर जहांगीर है? और अगर आपने इसमें जवाब सही देना पड़ेगा, जवाब इसमें सही देना पड़ेगा सर, बताइए। और यहां पे जवाब मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल नहीं है, यहां पे जवाब है एडवर्ड टेरी, जहांगीर के लिए है। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक को किसने विरोधाभासी तत्वों का मिश्रण कहा है? बुक में खोजिए। आपको पता है तो सर जवाब दे दीजिए, अदरवाइज बुक में खोजिए। मुंशी प्रेमचंद की रचना, वाह भाई वाह, पूछा गया प्रश्न है, बंगाल विभाजन का उल्लेख कौन सी रचना करती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सब पता है आपको, सब पता है। जलवा ईसार, महाजनी सभ्यता, सोजे वतन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तुरंत जवाब दीजिएगा सर। और अगर आपने यहां पे महाजनी सभ्यता को चुना है तो जवाब गलत दिया है, और ये जवाब है सोजे वतन। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, बढ़िया हो रहा होगा। ये डाउट्स क्लियर ना हो। बुत शिकन की उपाधि का संबंध है, क्या बात है, बढ़िया प्रश्न है भाई आज तो। महमूद गजनवी, सिकंदर शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब। बुत शिकन, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कौन है? महमूद गजनवी। चार ऑप्शन से केवल एक, एक और दो, एक दो तीन, उपर्युक्त सभी। और फिर जवाब दीजिए सर। अब तो बहुत टेक्निकल प्रश्न ले लेके हम लोग आएंगे, और बिल्कुल आपने सही जवाब नहीं दिया है। अगर केवल एक को चुना है तो यह जवाब गलत है, और सर यहां पे सही जवाब है एक और दो। सिकंदर शाह को भी बुत शिकन कहा गया है, महमूद गजनवी को भी बुत शिकन कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श है, और औरंगजेब जिंदा पीर या शाही दरवेश है। तो फिर ये ध्यान दीजिएगा, जर बख्श कौन है? जर बख्श, लाख बख्श तो मैंने मान लिया कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है, लाखों का दान देने वाला। जर बख्श, जर माने सोना, सोने का दान करने वाला कौन है? जवाब बताइएगा। मैंने डिस्कस किया है, आज मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। और फिर एक बात है, शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात के वक्त कौन मौजूद थे? सैयद बांदा, कृष्णाजी भास्कर, जीवोजी महाल और शंभूजी कावजी। केवल एक, एक और दो, एक तीन चार, एक और चार। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सही जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न कई बार इधर उधर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न ये है, अफजल खान का मूल नाम भी पूछा गया है, और उसका नाम है अब्दुल्ला भतारी। अफजल खान को किसने भेजा था? तो बीजापुर ने भेजा था। बीजापुर के सुल्तान का नाम क्या है? आपको बताना है। फिर ध्यान दीजिएगा, अफजल खान ने शिवाजी महाराज के पास किसको अपना दूत बनाकर भेजा था? तो ध्यान दीजिए, वो कृष्णाजी भास्कर हैं। और मुलाकात के समय कौन मौजूद था? और अगर आपने यहां पर केवल एक जवाब दिया है तो सैयद बांदा भी गलत है, और अगर एक और दो जवाब दिया है तो यह भी गलत है। और यहां पे सही जवाब है एक, तीन और चार। सैयद बांदा, जीवोजी महाल और शंभूजी कावजी। अफजल खान के साथ ये सैयद बांदा था, अपने समय का महानतम तलवारबाज। ध्यान रखिएगा, हाथ में तलवार हो दोनों, तो 100 आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। वो शिवाजी जाबाज आदमी, जीवोजी महाल और शंभूजी कावजी। और अफजल खान 6.5 फीट का लंबा चौड़ा आदमी था। उसको कहते हैं, वो हाथ में अगर अपने बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो घोड़े की गर्दन भी दबा ले तो वो मरोड़ देता था। शिवाजी महाराज को भी उसने कहा, आओ फर्जंद, आओ पुत्र, आओ मेरे गले से लग जाओ। शिवाजी 5 फीट हाइट है उनकी। शिवाजी गले में लग गए उसके, और फिर जैसे ही उसने उसकी बाहों का दबाव बढ़ा शिवाजी की गर्दन में, और शिवाजी महाराज ने उस सिंह ने बगनखा डाल के और उसकी हाथों को खींच लिया। वो धन्य है शिवाजी महाराज हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर 1, 3 और 4, ध्यान दीजिएगा, टिट
फॉर डैट। ध्यान दीजिएगा, वो जाबाज हमारा शिवाजी जिसने मराठों की वीरता की महागाथा लिख दी। मुगल दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? शानदार प्रश्न है। रुडोल्फ एक्वानिवा है, एंथोनी मॉन्सेरेट है। आज के प्रश्न बहुत शानदार हैं। पता नहीं कौन सी बात और कौन सा प्रश्न, कौन सा कॉन्सेप्ट परीक्षा में काम आ जाए। हाँ, हम लोग आगे बढ़े, फिर मैं बता दे रहा हूं, नए छात्र बहुत जुड़े हुए इस समय। अमृत कलश पुस्तिका प्रैक्टिस सेट 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं, आप इसे मंगा सकते हैं। ये मेरे पूरे टीचिंग कैरियर का निचोड़ है और अभी बहुत सारी घोषणाएं होनी है। जो जुड़ गया उसका प्रॉपर वे में रिवीजन हो जाएगा। बाकी ईश्वर की मर्जी, क्या होता है क्या नहीं होता वो ईश्वर की मर्जी है। तो मुगल दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? पहला पुर्तगाली कौन है? तो अगर आपने यहां पे 4 ऑप्शंस हैं और मॉन्सेरेट को लगाया है तो गलत हो जाएगा, और वो जवाब है नीनो डी कुन्हे। और नीनो डी कुन्हे बाबर के दरबार में गया था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? तो इट इज नीनो डी कुन्हे, और बाबर ने इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में किया है। ये है ना अमेजिंग बात। और आपने लगा दिया एंथोनी मॉन्सेरेट। और अगर ये हो जाता कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला जेसुइट मिशन कौन था, जेसुइट मिशन कौन था, ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरी कौन थी, तो ये होगा रुडोल्फ एक्वानिवा। इसके नेतृत्व में आया था और उसमें पादरी है एंथोनी मॉन्सेरेट, जो अकबर के इबादत खाने में पहुंचा। अकबर जो ईसाई धर्म का मानवतावादी दृष्टिकोण है उससे बहुत बहुत प्रभावित हुआ। इन ईसाई मिशनरियों को यह लगा कि शायद हम हिंदुस्तान के बादशाह को ईसाई बना लेंगे और कुछ ही वर्षों में ही पूरा हिंदुस्तान ईसाई बन जाएगा। बहुत गलत सोच रहे थे। उन्होंने अकबर की मानवतावादी दृष्टि का बहुत गलत अर्थ लगाया था। और यह भी आपको जानना चाहिए कि अकबर ने पुर्तगाली भाषा सिखाने के लिए एंथोनी मॉन्सेरेट को अपने पुत्र मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था। बहुत सारी बातें हैं और अल्बुकर्क के बारे में आपको पता ही है, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे का प्रश्न ये है, बहुत शानदार है, किस धर्म का ये मूल मंत्र है? कर लेंगे। रमो अरिहंताणम, रमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणाम, नमो वज्रायाणाम, नमो लोए सव्यसाहूणाम। बौद्ध धर्म, वज्रयान, जैन धर्म, यापनीय संघ। और बिल्कुल अरिहंताणाम याद आ गया, अरिहंत, और वो हैं जैन धर्म। ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। और अगर आज की क्लास को मैं समाप्त करूं तो आज समाप्त करने का मन है नहीं मेरा। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाता चला जाऊं, कराता चला जाऊं, 200, 400, 500 प्रश्न एक साथ हो जाएं, लेकिन आज की क्लास को समाप्त करूंगा ही। जो शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। कल मिलते हैं। व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्लास अगर कभी डिले होती है या फिर कभी सस्पेंड रहती है तो आपको सूचनाएं मिल सकें। तो आज विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।